अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस से पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं और हम क्यों जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन क्यों जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल से पढ़ा, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, ऑनर्स इक्विटी को और कैश फ्लो को। ठीक है, हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ा और उसके बाद फिर हमने क्या किया, उन स्टेटमेंट्स की जो डिटेल हैं उनको भी हमने पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि ये क्यों ज़रूरी होता है और हम क्यों जो है इन चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा चैप्टर जो है वो है कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम अब पढ़ते हैं आज जो हमारा एनालिसिस में पहला टॉपिक है वो है रेशो एनालिसिस। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास अकाउंट्स हैं उनके बीच हम रेशो फाइंड आउट करते हैं और उसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रेशो को, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देख सकें। तो रेशो एनालिसिस इन्वॉल्व्स methods of calculating and interpreting financial ratios to analyze and monitor the firm's performance। ठीक है, हम रेशियो एनालिसिस में क्या करते हैं, हम रेशियो एनालिसिस हमारे पास एक मेथड्स है जिसमें कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइनेंशियल रेशियो की इन्वॉल्व होती है, जिसके ज़रिए हम एनालाइज कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं फर्म्स की परफॉर्मेंस को। ठीक है, द बेसिक इनपुट्स टू रेशियो एनालिसिस आर द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, रेशियो एनालिसिस को कैलकुलेट करने के लिए जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा रेशियो एनालिसिस के लिए, वो हम फर्म्स की जो है इनकम स्टेटमेंट से और उसकी बैलेंस शीट से जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस हमारे पास एक मेथड है जिसके ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज को, ताकि हम एनालाइज कर सकें किसी भी फर्म्स की परफॉर्मेंस को। और फिर इसकी जो रेशियो एनालिसिस के लिए हमें जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो हम इनकम स्टेटमेंट से हासिल करते हैं और बैलेंस शीट से हासिल करते हैं। ठीक है, तो इस रेशियो एनालिसिस में इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी पार्टीज़ जो है वो इन रेशियो एनालिसिस को स्टडी करती हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ऑफ इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है, फिर क्रेडिटर्स का होता है, फिर फर्म्स के जो अपने ओन मैनेजमेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन रेशियो एनालिसिस को जो है गौर से देखते हैं, गौर से पढ़ते हैं और गौर से जो है इनको, जो मैनेजमेंट जो होती है ये अपने जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनको कहते हैं कि जितनी अच्छे तरीके से इसकी एनालिसिस की जाए तो वो इन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स जो है ये तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन फोकस होता है वो अपने प्रॉफिट पे होता है। ठीक है, शेयर होल्डर जो है वो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनकी शेयर प्राइसेस ज़्यादा होंगी, और अगर क्रेडिटर्स की हम बात करें तो जितना कंपनी प्रॉफिट गेन करेगा उतनी जल्दी क्रेडिटर्स को जो है उनके पैसे जो उनसे लोन लिए गया था उनको वापस कर सकते हैं। Both present and prospective shareholders are interested in the firm's current and future level of risk and return। ठीक है, both present and prospective shareholder, present means जिनके पास शेयर्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने शेयर्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, वो उनके ऑनर हैं। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो फ्यूचर में शेयर खरीदने वाले हैं, जिनके पास पोटेंशियल होता है कि वो शेयर्स को खरीद सके। ठीक है, तो दोनों जो हैं करंट के दोनों जो हैं वो
آرگنائزیشن میں جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں فار دا کرنٹ اینڈ فیوچر لیول آف رسک اینڈ ریٹرن، کہ اس آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے اس میں ہمیں رسک زیادہ ملے گا یا ریٹرن زیادہ ملے گی، ٹھیک ہے، مطلب خطرہ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ فیوچر میں جو ہے یا ابھی جو ہے وہ ان کو آرگنائزیشن جو ہے وہ کریڈیٹرز کو پروفٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، ریٹرن کا مطلب ہے کہ انہوں نے جتنا انویسٹ کیا ہے اتنا ان کو اس سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے یا نہیں، اور رسک کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پروفٹ نہ ملے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، which directly affect the share price، اور اسی رسک اینڈ ریٹرن کی وجہ سے شیئر پرائز جو ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اگر کمپنی صحیح طریقے سے پرفارم کرتی ہے، ریٹرن زیادہ ہوتی ہے تو شیئر پرائز جو ہے وہ آپ کی ہائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر کمپنی جو ہے وہ رسک زیادہ بیئر کر رہی ہے، رسک زیادہ ہے، تو اس کی شیئرز کی ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی خطرہ ہوگا تو اس چیز کی قیمت جو ہے ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ The firm's creditors are interested primarily in the short term liquidity، ٹھیک ہے، کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم لیکویڈیٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کمپنی کی شارٹ ٹرم لیکویڈیٹی ہم پڑھ چکے ہیں بیلنس شیٹ میں، تو یہ آپ لوگوں کو اب کیا کرنا ہوگا، اندازہ لگانا ہوگا کہ بیلنس شیٹ میں ہم نے شارٹ ٹرم لیکویڈیٹی کو کس چیز میں ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ اٹس ability to make interest and principal payment، اور پھر ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ اور پرنسپل اماؤنٹ پے کر سکتا ہے یا نہیں پے کر سکتا، جس طریقے سے ہم انسٹالمنٹ کہتے ہیں کہ ہر مہینے آپ نے 10,000 روپے دینے ہیں اور اس پہ آپ نے کچھ پرسنٹ انٹرسٹ دینا ہوگا، تو وہ جو 10,000 آپ ہر مہینے دیتے ہیں وہ پرنسپل پیمنٹ ہوتی ہے، اور سیکنڈلی اور جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ 10% یا 15% جو بھی ہے وہ آپ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری کنسرن فار دا کریڈیٹر از فرمز پروفیٹیبلٹی، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کریڈیٹرز کے فرمز کو جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی وہ فرمز کو مل رہی ہے یا نہیں، کیونکہ جتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہوگی اتنی ہی کریڈیٹرز پھر کوشش کریں گے کہ وہاں پہ زیادہ انویسٹ کریں، زیادہ ان کو لون دے تاکہ پھر وہ ان سے انٹرسٹ لے سکیں اس بیس پہ، ٹھیک ہے۔ دے وانٹ ایشورنس دیٹ بزنس از ہیلدی، اور یہ کیا چاہتے ہیں، ایشورنس چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایشور کرو، ہمیں مطمئن کرو کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کا بزنس جو ہے وہ ہیلدی ہے اور کبھی بھی اس میں نقصان کا کوئی خطرہ یا کوئی رسک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں، یہاں پہ ہم آج ابھی پڑھیں گے ٹائپس آف ریشو۔ ٹائپس آف ریشو، comparison ratio analysis is not merely the calculation of a given ratio. More important, it is the interpretation of the ratio value. ہم جب بھی کمپیریزن کرتے ہیں ریشو کی، ٹھیک ہے، تو وہ ریشو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس سے صرف کیلکولیشن کر سکیں ریشو کی کہ کیا ریشو آ رہی ہے، کون سا زیادہ ہے یا کون سا کم ہے، بلکہ مور امپورٹنٹلی ہم جب بھی کمپیریزن آف ریشو کرتے ہیں تو ہم انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرپریٹیشن کس لیے ہم کرتے ہیں؟ تاکہ ہم پتہ لگا سکے کہ کون سی ویلیو ہائی ہے اور کون سی ویلیو کم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کون سی گڈ ویلیو آ رہی ہے اور کون سی بیڈ ویلیو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم پھر کمپنی کی پرفارمنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ویلیو ہائی ہوگی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چیز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی پہ ہم ڈیپینڈ کریں گے کہ اس میں ہائی ویلیو ٹھیک ہے یا لو ویلیو ٹھیک ہے، یا اس میں گڈ ویلیو ٹھیک ہے یا اس میں بیڈ ویلیو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائپ آف ریشو میں جب ہم کمپیریزن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اگر دیکھیں ہم انٹرسٹ لون کی دیکھیں کہ اس نے کتنا ڈیپتھ لیا ہے، کتنا قرضہ لیا ہے، تو اگر وہ قرضہ جتنا زیادہ ہوگا تو وہ بیڈ ہے آرگنائزیشن کے لیے، اور اگر قرضہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی وہ گڈ ہوگا آرگنائزیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر ریشو دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی وہ
कैश में कन्वर्ट कर सकता है अपने बिजनेस को, तो वो जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हम सिनेरियो को देखेंगे कि सिनेरियो क्या है, और उसी के मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, रेशो की इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, टू टाइप्स ऑफ रेशो कंपैरिजन है हमारे पास। सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल, और दूसरा हमारे पास है वो टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, एक हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट फर्म्स की फाइनेंशियल रेशोज में। ठीक है, सिमिलर फर्म्स, डिफरेंट तो हो, जिस तरीके से अब एप्पल मोबाइल है, तो एप्पल मोबाइल का हम जो है वो फूड प्रोडक्ट या जो है जूसेस इनके साथ नहीं कर सकते। अब एप्पल मोबाइल की जितनी भी हमने कंपैरिजन करनी है वो उसी की जो रिलेटेड कंपनीज हैं, जिस तरीके से सैमसंग है, नोकिया है, ठीक है, हवाई है, तो उनके साथ हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फर्म्स फाइनेंशियल रेशियोज एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट फर्म्स की फाइनेंशियल रेशियोज एट द सेम पॉइंट इन टाइम, के दोनों की जो पॉइंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों के पॉइंट्स और टाइम जो है वो सेम होने चाहिए, तभी हम उनकी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, analysts are often interested in how well a firm has performed in a relationship to other firms in its industries। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिस्ट जो होते हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि कैसे एक फर्म जो है वो परफॉर्म कर रही है इन रिलेशन टू अदर फर्म्स, के दूसरे रिलेशन के साथ, दूसरे फर्म्स के साथ जो उनसे रिलेट करते हैं, उनके मुकाबले में हमारे फर्म्स की जो परफॉर्मेंस है या दूसरे फर्म्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है सिमिलर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एनालिस्ट क्या देखते हैं, एनालिस्ट देखते हैं कि एक इंडस्ट्री है मोबाइल इंडस्ट्रीज, तो उसमें जो है एक फर्म कितना जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है दूसरे फर्म्स के मुकाबले में। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कॉल्ड बेंच मार्किंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, और इसको हम क्या कहते हैं, बेंच मार्किंग कहते हैं इस एनालिसिस को, कि ये हमारे लिए क्या होता है, बेंच मार्क होता है, कि हम अपनी कंपनी की जो है वो सिमिलर इंडस्ट्रीज में दूसरी कंपनी के साथ जब हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, कारकर्दगी को चेक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंच मार्किंग कहते हैं। तो बेंच मार्किंग हमारे पास क्या है, a type of cross-sectional analysis in which the firm's ratio values are compared to those of a key competitors or group of competitors that wishes to emulate। ठीक है, बेंच मार्किंग हमारे पास एक टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, एनालिसिस है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक फर्म्स की जो रेशो है, रेशो की वैल्यू है, उसको हम कंपेयर करते हैं की कंपटीटर्स के साथ। की कंपटीटर्स के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वही कंपटीटर्स ऐसे हैं जो कि हमें डाउनवर्ड लेके जा सकते हैं, वही कंपटीटर ऐसे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वही कंपटीटर ऐसे हैं या ग्रुप ऑफ कंपटीटर ऐसे हैं कि वो हमारे कस्टमर्स को लेके जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बराबरी की। ठीक है, दैट इट विशेस टू एमुलेट, एमुलेट मीन कोशिश करना, बराबरी की कोशिश करना, नकल करना, आपकी जो है वो आइडियाज को कैप्चर करना, और कोशिश करना कि आपके करीब आ जाए, आपकी तरह जो है वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को जो है वो बनाना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, उस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को उर्दू में जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से समझ आए, क्योंकि इंग्लिश से फिर टाइम जो है वो आप लोगों का ज़ाया होगा।
अच्छा, यहाँ पे एक लेडी है जो कि चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट है और कार्डवेल मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। और ये हीट एक्सचेंजर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इसने डाटा कलेक्ट किया है अपनी फर्म्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का 2003 में, ठीक है। 2003 के एंड में उसकी फर्म की परफॉर्मेंस क्या थी, वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, ठीक है। इसने कैलकुलेट किए हैं बहुत सारे रेशो, लेकिन इसका जो जिस रेशो पे फोकस है वो रेशो है इंडस्ट्री टर्न इन्वेंट्री टर्नओवर। ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी इंडस्ट्री जो है उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, कितने टाइम में जो है वो एक साल में कितने टाइम में जो है पूरी की पूरी इन्वेंट्री जो है वो बेच देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो क्या करती है, 100 यूनिट्स बनाती है, 100 यूनिट्स की इन्वेंट्रीज है उसके पास, ठीक है। अब वो 100 यूनिट्स जो है एक साल में कितनी दफ़ा जो है वो सेल आउट करती है, तो इसने वो रेशो जो है वो कंसिडर की है, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका बिजनेस भी जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से उन्होंने 2003 में ये देखा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो उसका 14.8 है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर 14.8 है, और इंडस्ट्री एवरेज क्या है, इंडस्ट्री एवरेज मींस कि बाकी जितने भी हीट एक्सचेंजर्स हैं, बाकी जितनी भी कंपनीज उससे रिलेटेड हैं, उनकी टर्नओवर तकरीबन 9.7 एवरेज है, हर एक इंडस्ट्रीज का जो मिला के तो वो 9.7 जो है ये इसका एवरेज है। तो हम अगर देखें तो 9.7 से 14.8 ज़्यादा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये तकरीबन 15 दफ़ा हर साल 15 दफ़ा अपने 100 यूनिट्स को जो है वो सेल आउट करता है। तो मींस ये हर साल 1500 यूनिट्स को जो है वो सेल आउट करता है। और यहाँ पे जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो हर साल 970 यूनिट्स को क्या करती है, सेल आउट करती है। तो आप लोग खुद सोचें कि हर साल 970 यूनिट सेल करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या हर साल जो है वो 1500 यूनिट जो है सेल करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि जब हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बिजनेस इंडस्ट्री है, इसी तरीके से और इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर वो स्पीड है जिसमें कोई भी फर्म्स जो है वो अपनी इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल से बना के थ्रू प्रोडक्शन उसको फिनिश गुड की शक्ल में दे के और कस्टमर तक जब वो सेल आउट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या मतलब कि एक्स 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 एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, यहाँ से हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से, तो इसको हम फिनिश गुड देते हैं, ठीक है। अब इस फिनिश गुड के बाद इसकी पैकिंग होती है, ठीक है। इस फिनिश गुड के बाद इसकी पैकिंग कर दी जाती है। जब पैकिंग हो जाता है तो इसको शॉप्स में बेच दिया जाता है, ठीक है। दुकानों में ये पैकिंग जो है वो पड़ी होती है, ठीक है। दुकानों में जब ये सारी पैकिंग्स पड़ी होती हैं, इसके बाद इस पैकिंग को जब कस्टमर ख़रीदता है, इस पैकिंग को जब कस्टमर ख़रीदता है तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर। ये सारा टाइम जितना भी लेता है और प्रोडक्शन से लेके रॉ मटेरियल ख़रीदने से लेके उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक जितना भी टाइम है, ये रिफ्लेक्ट करता है इन्वेंट्री टर्नओवर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है, और उसकी हम कंपैरिजन जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज के साथ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम एवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस ओवर टाइम। हम टाइम सीरीज एनालिसिस में जो परफॉर्मेंस है वो हम टाइम के बेस पे किसी भी कंपनी की एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कंपनी जो है वो 2000 में बनी है, ठीक है। इस तरीके से फिर उसके परफॉर्मेंस होगी 2000 में, 2001 में उसकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। इसी तरीके से 2002 में उसकी कुछ परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। इसी तरीके से 2003, 2004, 2005 जाते जाते
हम 2020 तक आ जाते हैं, ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 2020 तक भी चल रही होती है। तो टाइम सीरीज, अब ये देखें तो ये हमारे पास एक टाइम है, टाइम लाइन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी की स्टार्टिंग पॉइंट से लेके प्रेजेंट पॉइंट तक हम जो है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ करंट टू पास्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ करंट टू पास्ट परफॉर्मेंस। हम इस जो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम जो है आज के दिन की परफॉर्मेंस को देखते हैं उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, कि प्रीवियस उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, और वो हम हर साल उनकी प्रीवियस रेशियोज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि एनालिटिक्स एनालिस्ट के लिए अवेलेबल करती हैं ताकि वो फर्म्स की प्रोग्रेस को कैलकुलेट कर सकें। डेवलपिंग ट्रेंड्स कैन बी सीन बाय यूजिंग मल्टी ईयर कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम ट्रेंड को देखना चाहते हैं कि जो हमारा रेशो का ट्रेंड है, परफॉर्मेंस का ट्रेंड है, वो कैसे जा रहा है, तो हम मल्टी ईयर्स की कंपैरिजन करते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स की हम कंपैरिजन करते हैं, ताकि हम एक ट्रेंड डेवलप कर सकें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है या ऊपर की तरफ जा रही है, या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। या हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ठीक है। तो जब भी हम मल्टी ईयर के कंपैरिजन्स करते हैं 5 ईयर 10 ईयर्स की, तो हमारे पास जो है वो प्रेडिक्शन में और फोरकास्टिंग में आसानी हो जाती है, और एनालिस्ट जो होते हैं वो उसको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसी इनकी परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है। एज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, any significant year-to-year changes may be symptomatic of a major प्रॉब्लम, ठीक है। जितने चेंजेस आएंगी, सिग्निफिकेंट चेंजेस मींस ऐसी चेंजेस जो कि नजर आएंगी, फॉर एग्जांपल आज के दिन 100 प्रोडक्ट सेल आउट किए, दूसरे दिन जो दूसरे साल जो है वो 200 सेल आउट किए, ठीक है। या फिर अगले साल जो है वो 150 किए और उससे अगले साल जो है उन्होंने 50 कर दिए। तो ये जो सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है, मेजर प्रॉब्लम बन जाती है, और ये सिस्टम जो होती हैं वो ऐसे अराइज हो जाती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि उससे जो प्रेडिक्शन है वो इतनी आसानी से फिर परफॉर्म नहीं हो सकती, एनालिसिस थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। एट द एंड फिर ये लोग क्या करते हैं, कंबाइंड एनालिसिस को यूज करते हैं, ठीक है। कंबाइंड एनालिसिस का क्या मतलब है, कंबाइंड एनालिसिस मींस द मोर इंफॉर्मेटिव अप्रोच टू रेशियो एनालिसिस, कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिर कंपनी क्या करती है, रेशियो एनालिसिस में क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस को और टाइम सीरीज एनालिसिस को दोनों को परफॉर्म करती है, दोनों को कंबाइन करती है, ताकि उससे और भी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस भी सही तरीके से की जाए, ठीक है। A combined view makes it possible to assess the trends in the behavior of ratio in relation to the trend for the industry, ठीक है। इस कंबाइंड व्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक तो हमें ट्रेंड का पता चल जाता है कि ट्रेंड कैसा बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। और दूसरा हमें रेशो का पता चल जाता है कि दूसरी कंपनी के साथ जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, दूसरी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उनका मुकाबले में हमारा ट्रेंड कैसे जा रहा है। एक तो इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड को, बिहेवियर को चेक किया जाता है कि अपने जो टाइम सीरीज है सालों में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है या स्टेबल अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। और बाकी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ देखते हैं कि इंडस्ट्रियल में हमारा ट्रेंड जो है वो टॉप पे जा रहा है या जो है वो इंडस्ट्रियल के मुताबिक जा रहा है या उससे कम जा रहा है, ठीक है। तो कंबाइंड एनालिसिस में हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैच करते हैं, और टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को जो है उनको देखते हैं और उसी के मुताबिक अपने ट्रेंड्स को
دیکھتے ہیں، اپنی ٹرینڈز کی بیہیویئر کو چیک کرتے ہیں۔